नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त और ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को कर देते हैं शुरू। ठीक है, तो आ जाएंगे भाई, सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे। आवाज़ आप सभी को पहुँच रही है? कोई समस्या मेरे ख्याल से किसी तरीके की है नहीं। चलिए तो भाई क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चलेगा आज। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जॉइंट्स के बारे में बात बता रही थी। हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे संधियों के बारे में। तो संधियां मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। हमने बात करी थी कि संधियां बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक तो होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स यानी अचल संधि, और एक थी चल संधि। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि संधियां दो तरीके की होती हैं। एक तो थी प्यारे बच्चे चल संधि, चल संधि जिसको हम बोलते हैं मूवेबल, मूवेबल जॉइंट, जिसको हम लोग मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो था वो था प्यारे बच्चे अचल संधि। दूसरा क्या था? अचल संधि। ठीक है, दूसरा था अचल संधि। ठीक, अब अचल संधि को हम इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर मैं बात करती हूँ चल संधि की, तो ये ऐसे जॉइंट है हमारे शरीर में जिसको हम मूव करा सकते हैं, जिनको हम गति करा सकते हैं, है ना भाई प्यारे बच्चे। चलो, सैटरडे को नहीं अपलोड हुई है बेटा। सैटरडे में ना आपकी एप्लीकेशन की जो क्लासेस होती हैं वो नहीं होती हैं। आपकी क्लासेस मंडे से फ्राइडे होती हैं एप्लीकेशन की, इसीलिए संडे में जो आपकी क्लास थी वो नहीं हुई थी। और प्लस एक रीजन ये भी रहा था, एक रीजन प्यारे बच्चे ये भी रहा था कि पिछली क्लास में हम लोग जो थे मतलब पिछले ये जो सैटरडे आया था, इस सैटरडे हमारी कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो इसी कारण से क्लासेस जो है सैटरडे में वो ऑफ होती हैं आप लोगों की। ठीक है, एप्लीकेशन की जो क्लासेस होती हैं। बाबू ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है? ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी बिल्कुल प्यारे बच्चे, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, हाँ मेरी हल्की फुल्की सी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब पढ़ते हैं हम कि मैम जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो चल संधियां होती हैं, ये कैसी होती हैं? तो बेटा ये गतिमान होती हैं, गतिमान, यानी कि यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये करती हैं, यहाँ पर होता है प्यारे बच्चे मूवमेंट, यानी ये जो जॉइंट है ना ये गति करते हैं, हिलेंगे डुलेंगे, जैसे आपका हाथ ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो इस तरीके से। लेकिन जब हम अचल संधि की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं प्यारे बच्चे? ये गतिमान नहीं होती हैं, ये स्थिर जॉइंट है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये स्थिर संधि होती हैं, यानी कि ये इमूवेबल है, ये गति नहीं करती हैं। ठीक है, इनको आप लोग बोल सकते हो नॉन मूवमेंट। ठीक है, नॉन मूवमेंट, यानी यहाँ पर कोई गति आपको देखने को नहीं मिलती है। अब मैडम जी अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो चल संधियां हैं, ये कितने प्रकार की है, या अचल संधियां कहाँ होती हैं, इनके एग्जाम्पल बताओ। तो आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो चल संधि को पढ़ेंगे। चल संधि बहुत सारे एग्जाम्पल है चल संधि के, या बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अचल संधि के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे स्कल जॉइंट। आपका जो स्कल जॉइंट होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो कपाल संधि है, कपाल संधि जो है ये अचल संधि के अंदर आती है। मतलब कि आपकी ये वाली जो हड्डियां हैं ये मूवमेंट नहीं करती हैं, जहां फिक्स है ये जॉइंट वहीं ये फिक्स रहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि अचल संधि का उदाहरण बताओ, तो आप स्किल जॉइंट को बताकर आना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चल संधियों की। तो चल संधियों की अगर बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको बहुत से इनके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंज जॉइंट के बारे में, हिंज जॉइंट। ठीक है, चलो तो मैं अब आप लोगों को ये सारी चीजें बता ही देती हूँ नेक्स्ट पेज पर। हिंज जॉइंट जिसको हम लोग कब्जा संधि के नाम से जानते हैं, पहले लिख लो कब्जा संधि, ये इसी का पार्ट है चल संधि का। दूसरे नंबर पर आ जाती है प्यारे बच्चे ग्लाइंडिंग जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट,
ठीक है, ग्लाइंडिंग जॉइंट भी इसी का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं घुमावदार संधि, घुमावदार, ठीक है, घुमावदार संधि। और अगर हम आगे बात करें तो अभी यह जगह का मैं आपको दिखाई नहीं देगा, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर लिखने वाली हूँ। जल्दी बताओ, यहां तक तो चीजें क्लियर है ना प्यारे बच्चे? रिकॉर्डेड क्लास है क्या मैम? नहीं बेटा पूजा, लाइव क्लास है, क्लास लाइव ही चल रही है। और सैटरडे में आपकी क्लासेस नहीं होती हैं एप्लीकेशन वाली, इसीलिए मंडे से फ्राइडे ही आपकी एप्लीकेशन पर क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई। मैम ऐसे चलेगा तो हम लोगों का सब्जेक्ट पूरा, बेटा सब्जेक्ट पूरा होगा बिल्कुल, आप परेशान ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सैटरडे में भी क्लास लगवाऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ। तो तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, दो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। आ जाओ तीसरा बात करते हैं। जो तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है ये है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। बस अब स्पीड ही पकड़ेंगे, ठीक है, सैडल जॉइंट। अब लिखेंगे हम सैडल संधि, सैडल संधि। ठीक, आ जाओ। चौथे नंबर पर हम लोग लिखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि हिंदी में, कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि। चलो और देखो, पांचवें नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आप लोगों को और कौन सा जॉइंट है जो देखने को मिलेगा? और जैसे कि आपने हिज जॉइंट लिख लिया है, देखो एक बार, हिंज जॉइंट इसी का पार्ट है, ग्लाइंडिंग जॉइंट इसी का पार्ट है। और आप लोगों को पूछ ले कभी भी कि सैडल जॉइंट तो चल संधि का ही भाग है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चल संधि का ही भाग है। एक होता है प्यारे बच्चे आपका फैलेंजस जॉइंट, ठीक है, फैलेंजस, फैलेंजस जॉइंट, फैलेंजस जॉइंट, ठीक है, या इसको आप अंगुली की संधि कह सकते हो, अंगुली की संधि, अंगुली की संधि। ठीक है, तो याद रखोगे ये सारी बातें। तो इतने टाइप्स के जो जॉइंट है ये आपको मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टोटल ये चल संधि के 5 जॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, क्लियर? इतनी बात समझ में आई भाई? हाँ बेटा बिल्कुल, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग पढ़ेंगे। ये क्लास बिल्कुल लाइव है महेश्वर सिंह जी प्यारे बच्चे। अब आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऋषि, ऋषिश ऋषि है, ऋषि नाम आपका मेरे पास कमेंट जो है बिल्कुल पहुंच रहा है बेटा, ठीक है। चलो मैम क्या हो रहा है, ये बफरिंग एप्लीकेशन ठीक करा दो बेटा। एप्लीकेशन कभी कभी दिक्कत कर जाती है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो इंटरनल या टेक्निकल इशू ही होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। अब एक एक करके इन सब जॉइंट के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। आपको पूछेगा कि कब्जा संधि हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो बेटा देखो, जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं ना, तो दरवाजे को जब आप खोलते हो बंद करते हो तो कब्जे जो है वो मदद करते हैं सॉरी, कब्जे मदद करते हैं दरवाजे को खोलने में और बंद करने में। तो वैसे ही आपके शरीर के अंदर वो कौन से जॉइंट हैं जो खुलते और बंद होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कोहनी का। अगर आप अपनी कोहनी को ऐसे बंद कर दें, ऐसे खोल दें, ऐसे बंद कर दें, ऐसे खोल दें, तो आपको यहाँ पर, रुक जाओ मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है और उसकी वजह से मुझे स्नीजिंग ज्यादा हो रही है आवाज को क्या हो गया, आवाज तो वैसी ही है आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा सा मतलब कोल्ड हो रखा है और हल्का सा गले में दर्द सा है, तो उस वजह से आपको आवाज बदली सी लग रही होगी, ठीक है। चलो, जय भीम जी, जय भीम। चलो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। तो भाई अब आप लोगों को पूछेगा कि कब्जा संधि हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो आओ भाई मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं कब्जा संधि की, तो आपको पता है भाई कब्जे दरवाजों में लगे होते हैं, और दरवाजों में जो कब्जे हैं वो दरवाजे को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। तो सेम वैसे ही आपकी जो कोहनी है वो ऐसे बंद हो जाती है, खुल जाती है, आपका घुटना ऐसे मुड़ जाता है, खुल जाता है, तो यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है वो हो जाता है आपका कब्जा संधि। तो कब्जा संधि आपकी कोहनी में पाई जाती है, याद रखोगे, ठीक है।
हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी, वहां पर पाई जाती है। हमारा जो नी होता है, घुटना, वहां पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि घुटने में कौन सी संधि होती है, कोहनी में कौन सी संधि होती है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको लिखवाया ग्लाइंडिंग जॉइंट। अगर हम ग्लाइंडिंग जॉइंट की बात करते हैं, ग्लाइंडिंग का मतलब होता है बेटा घुमावदार संधि, घुमावदार संधि, ठीक है, घुमावदार संधि। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जॉइंट भी है जो घुमावदार है। जैसे अपने हाथ की कलाई को ऐसे से घुमाओ, घुमा कर देखो, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो ना। तो यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है वो घुमावदार है। तो यहाँ पर जो कलाई है आपकी, इसमें जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है घुमावदार संधि। तो आप बता सकते हो कि आपके हाथ की जो कलाई है, आपके हाथ की जो रिस्ट होती है, वहां पर घुमावदार संधि है। और पैर का टखना, भाई पैर का जो टखना है, एंकल, वहां पर भी आप लोगों का यही जॉइंट होता है। ऐसे ऐसे पैर के टखने को आप घुमा सकते हो चारों तरफ लेटकर। तो ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, ग्लाइंडिंग जॉइंट के। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको लिखवाया सैडल जॉइंट। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे सैडल जॉइंट की, तो सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो सैडल संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर कहाँ कहाँ हो सकती है, तो आप बताओगे। एक तो ये सैडल जॉइंट होता है आप लोगों की हील में। हील गाना सुना है, नीतू हाई हील पे नच्चे, नी बड़ी जच्चे, ऐसे करके जो गाना था, है ना, हाई हील्स। तो जहाँ हील्स यानी आपकी एड़ियां जो होती हैं, वहां पे होता है ये जॉइंट। तो आप लोग बता दोगे हील्स में होता है, एड़ी जो होती है हमारे पैर की, वहां पर पाया जाता है ये जॉइंट, सैडल जॉइंट जो होता है। ठीक है, समझ में आई बात। और कहाँ होता है, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है हाथ के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में भी पाया जाता है बेटा। ये हाथ का जो अंगूठा होता है, थंब, वहां पर भी यही जॉइंट होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि हाथ के अंगूठे में कौन सी संधि होती है। तो हाथ के अंगूठे में पाई जाता है सैडल जॉइंट। ठीक है, हाथ के अंगूठे को आप ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको आप लोग दोनों, ग्लाइंडिंग और सैडल दोनों की तरह ये काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप बताकर चलोगे कि हाथ का जो अंगूठा है इसमें होता है सैडल जॉइंट, और आपकी हील्स में भी एडी जो होती है। फोर्थ नंबर पर अगर हम लोग बात कर कर चलते हैं तो फोर्थ नंबर पर कौन सा होगा भाई, फोर्थ नंबर पर कौन सा हमने जॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको बता देती हूँ। हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आ जाओ, तो फोर्थ नंबर पर बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है हमारे शरीर में, ये भी पूछा जा सकता है आपको। कंदुक खल्ली का संधि कहाँ पाई जाती है, कंदुक खल्ली का संधि। तो कंदुक खल्ली का संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंदुक खल्ली का संधि पाई जाती है आप लोगों के इन, ये जो गिरडल होती है, मेखलाओं में। भाई मेखलाओं में मैंने बताया था तुम्हारे जो कंधे हैं ना, वो तुम्हारे हाथों में कुछ इस प्रकार फिक्स हो रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ का जॉइंट है और ये तुम्हारे कंधे का, ऐसे फिक्स हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जब तुम अपने हाथों को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, तो अंदर ऐसे बॉल की तरह गोल मटोल हड्डी जो है वो ऐसे ऐसे घूमती है आपके हाथ के अंदर, यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी भी पूछे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, तो आप लोग बताकर चलोगे। हाँ जी प्यारे बच्चे, हम बिल्कुल लाइव हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं कि मैम क्लास लाइव है क्या। गर्दन ग्लाइंडिंग जॉइंट में नहीं आएगी बेटा, गर्दन को आप बस इतना मोड़ सकते हो, बस इतना मोड़ सकते हो। गर्दन को आप इससे ज्यादा मोड़ सकते हो, कैसे घुमा कर ला सकते हो पूरा, जैसे चुड़ैल घुमा कर ले आती है, यहीं खड़े खड़े ऐसे पूरी गर्दन को ऐसे घुमा के। तो ऐसा तो तुम कर ही नहीं सकते, जबकि हाथ की कलाई को आप पूरा ऐसे राउंडिश घुमा सकते हो। ठीक है, तो नहीं, गर्दन में ग्लाइंडिंग जॉइंट नहीं होगा। ठीक, ठीक है भाई। हाथ के कई, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि हाथ के अंगूठे में हिंज जॉइंट होता है, बट हाथ के अंगूठा सिर्फ ऐसे नहीं मुड़ता, हाथ का अंगूठा आप ऐसे भी घुमा सकते हो, इसको ऐसे। इसीलिए यहाँ पर आप हिंज नहीं बताओगे, इसीलिए यहाँ पे आप सैडल बताओगे। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होती है, तो बताना हमारी मेखलाओं में होती है बेटा। मेखलाएं पढ़ाई थी ना मैंने आप लोगों को, गिडल,
जो आपके हाथ और पैर को जोड़ने वाली जो जगह होती है, जिनको हम मेखलाएं बोलते हैं, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, आपको मैंने पढ़ाई थी। तो मेखलाओं में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो बताना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है मेखलाओं में। कंदुक खल्ली का संधि पाई जाती है मेखलाओं के अंदर। ठीक, अब मेखलाएं आप लोग पढ़ चुके हो, ग्रिडल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम 5वें नंबर पर कौन सा जॉइंट था, फैलेंजस जॉइंट। आ जाओ, अगर इस फैलेंजस जॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो ये देखो, इसको उंगली की संधि भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है, ये हम लोगों की अंगुलियों में होता है। ठीक है, ये हमारी फिंगर्स में पाया जाता है। आपके हाथ की फिंगर्स जो थी या पैर की जो फिंगर्स थी, उनमें मैंने बताया था कि कौन सी हड्डी होती है, फैलेंजस। बताया था ना कि 14 इस हाथ की उंगलियों में, 14 इधर, तो दोनों में 28, वैसे ही 14 14 पैर की उंगलियों में थी। तो फैलेंजस हड्डी पाई जाती है उंगलियों में, और फैलेंजस जॉइंट कभी पूछ ले तो वो भी आप बताकर चलोगे फिंगर्स में होता है, उंगलियों में होता है। ठीक है, तो फैलेंजस जॉइंट हमारी उंगलियों में होता है। अगर छठे नंबर पर मैं बात करूं, पिवोटल या पाइवोट जॉइंट होता है ये, इसको पिवोटल भी बोल देते हैं या पाइवोट। ठीक है, पिवोटल या पाइवोट जॉइंट जो होता है, जिसको आप लोग खूंटीदार संधि के नाम से जानते हो, खूंटीदार संधि, खूंटीदार संधि। अच्छा बच्चों, कई बार आपके घर में जैसे कोई दीवार है, दीवार पे आप ऐसे खूंटी टांग देते हो, उस खूंटी पर कोई भी बैग वगैरह, थैला वगैरह आप टांग देते हो। तो खूंटी कुछ इस तरीके की होती है जिस पर हम कोई भी चीज टांगने का काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही आपके शरीर में भी एक ऐसा जॉइंट है जो खूंटी के जैसा दिखता है, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी खूंटी पर कोई चीज टंग रही हो। तो इसीलिए ये जो पिवोट जॉइंट है, इसी को कहते हैं हम लोग खूंटीदार संधि। क्या कहते हैं इसको, हम खूंटीदार संधि के नाम से इसको जानते हैं। ये कहाँ है, तो ये आप लोगों की कशेरुकी में पाई जाती है। कशेरुकी के अंदर होता है ये, कशेरुकी यानी तुम्हारी वर्टिब्री में, वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी में होती है ये। ठीक है, ये तुम्हारी वर्टिब्री में होता है, रीढ़ की हड्डी में। अब रीढ़ की हड्डी में भी ये कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी में तो बहुत सारी हड्डियां हैं, मैंने आपको बताई थी। तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, जिसमें जो पहला सेक्शन मैंने बताया था, जिसको आप सर्वाइकल के नाम से जानते हो, तो चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मान लो ये तुम्हारी रीढ़ की, ये तुम्हारा सर है बेटा, ठीक है, और ये तुम्हारी है रीढ़ की, ये स्पाइनल कोड है तुम्हारी, जो एक मोटी नस है अंदर की तरफ, ठीक है, जो मैसेज लेकर आती है। और ये है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, ऐसे 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 ऐसे, ये रीढ़ की हड्डियां हैं। ठीक है, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी रीढ़ की हड्डियों में अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे अगर 1 से 7 की बात करो, जैसे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये है। यानी कि हमारे सर से अगर हम देखते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को, तो जो सबसे पहला सीक्वेंस है वो सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्वाइकल। मैंने आपको बताया भी था कि सर्वाइकल का दर्द हो जाता है भैया, सर में दर्द रहता है उनको कि सर्वाइकल का दर्द हो गया है। तो आपके सर से आपके धड़ को जोड़ने के लिए जो रीढ़ की हड्डियों का पहला क्रम है, उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल को हम सी से लिखते हैं और C1 से C7 तक होती हैं ये, यानी इनकी संख्या कितनी होती है सर्वाइकल की, 7 होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे 7 होती है। तो इनमें जो सबसे पहला सर्वाइकल होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, जो सबसे पहले नंबर का सर्वाइकल होता है ना, इसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। इसे हम एटलस के नाम से जानते हैं। एटलस साइकिल भी आती है, आपने नाम तो सुना होगा, इजीली याद हो जाएगा। तो जो सबसे पहला सर्वाइकल होता है, इसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं इसको। इस एटलस में ही पाया जाता है पिवोटल जॉइंट। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कशेरुकी में कौन सी कशेरुकी ऐसी है जिसमें पाइवोटल जॉइंट या पिवोट जॉइंट पाया जाता है, तो आप बताकर आना एटलस के अंदर, एटलस के अंदर। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला जो सीक्वेंस है,
उसको हम एटलस बोलते हैं, और एटलस में ही पाया जाता है पिवोटल जॉइंट। यानी तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से जो अटका हुआ है, जुड़ा हुआ है, टंगा हुआ है, वो पिवोटल के द्वारा ही जो टंगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सर्वाइकल का सबसे पहला सेक्शन है, इसने ही सर और आपके धड़ को टांगे हुए हैं, आपके सर और धड़ को जोड़े हुए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं खूंटीदार संधि। ठीक है, समझ में आए? गैंगस्टर बन गए तो गैंगस्टर क्यों बनोगे भैया? मैम जी सैडल क्या होता है? देखो ऐसे याद रख लेना, पैर में सैंडल पहनते हो ना, अब जब सैंडल पहनती हैं लड़कियां पैर में, तो कई बार लड़कों में बजा भी देती हैं उस सैंडल को। ठीक है, तो सैंडल हम एडियो पर पहनते हैं बेसिकली, या लड़कियां हील्स वाली सैंडल पहनती हैं। तो सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हील्स में पाया जाता है। ऐसे करके याद कर लेना, और हाथ के अंगूठे में तो लिखवा ही दिया है, थंब में। ठीक है, चलो क्लियर? हाँ बेटा बिल्कुल, हम यही कोशिश करते हैं कि रेगुलर क्लासेस ही ले, बट कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप लोगों को भी पता है कि घर में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है। अगर घर पर बीमार है तो क्लास ले भी लेते, लेकिन हॉस्पिटल में है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और कभी कभार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं तो क्लासेस नहीं हो पाती, तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। आगे से रेगुलरिटी ही आपकी रहेगी, ठीक है, क्लासेस में। ठीक प्यारे बच्चे, चलो आ जाओ आगे बात करें। चलो ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट जॉइंट्स थे जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, इनके बारे में आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ये जॉइंट्स कहाँ होते हैं। तो जॉइंट्स में आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। आ जाओ, अब बात करेंगे मस्क्यूलर सिस्टम की। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे मस्क्यूलर सिस्टम की। चलिए तो भाई, एक और सिस्टम आपके शरीर का पेशी तंत्र, छोटा सा सिस्टम है, आज ही खत्म हो जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेशी तंत्र की अब हम लोग करेंगे बात। अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? पेशी के बारे में। और पेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को पूछ सकता है एग्जाम में। अभी तक हम लोग, अब जब हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको 3 स्टडीज बता चुकी हूँ अभी तक। अभी सुनना मेरी बात, कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्टडी ऑफ मसल्स क्या होती है, कभी भी आपको प्रश्न आए स्टडी ऑफ मसल्स, जब हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग बताकर आना। हम लोग मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? मायोलॉजी। ठीक है, तो मायोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मायोलॉजी अध्ययन होता है मसल्स का, प्यारे बच्चे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हड्डियों के बारे में, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हमने पढ़ा था जोड़ों के बारे में, संधियों के बारे में, तो जॉइंट्स के अध्ययन को क्या कहा जाता था? ऑर्थोलॉजी। और आज हमने पढ़ लिया मांसपेशियों के अध्ययन को, तो मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। अब तक 3 स्टडीज आप लोग क्या कर चुके हो बेटा? याद कर चुके हो। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़े। संदीप जी ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, सब कुछ सही चल रहा है प्यारे बालक। ठीक है, आ जाओ, अब देखो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है कि हमारे शरीर के अंदर संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे, कितना नंबर होता है हमारे अंदर, किसका? मांसपेशियों का। तो 639 मसल्स होती है भाई हमारे शरीर में। ठीक है, 639। मांसपेशियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जैसे हमने हड्डियों के बारे में बात करी थी कि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी हड्डियों के अंदर ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। वैसे ही आपको प्रश्न आ जाए कि हमारी जो मांसपेशियां हैं इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताना। 2 प्रोटीन होती है हमारी मांसपेशियों में, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है हम लोगों की मांसपेशियों में, एक्टिन और प्यारे बच्चे मायोसिन। तो कभी भी पूछे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती हैं, तो आप लोग बताकर आना मांसपेशियों में। देखो यहां से तो आप पहचान ही जाओगे मायो। बेटा मायो का शब्द या मायो वर्ड कहीं भी आपको लिखा मिले, इसका मतलब ही होगा पेशी, क्योंकि पेशी के अध्ययन को ही कहते हैं भैया मायोलॉजी। मायो, मोए मोए शब्द तो आजकल आपने सुना ही है, तो मोए मोए से याद कर लेना मायो मायो। तो मायो कहीं भी लिखा मिले तो समझ जाना हड्डी के मांसपेशियों के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मायोसिन कहाँ पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो देखते ही पहचान जाओगे कि मायो, मायो मतलब मांसपेशी, तो मांसपेशियों में पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, चलो
अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब एक और प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में कि मैम ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, इनमें अंतर क्या है दोनों में? तो प्यारे बच्चे, ये दोनों की दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। इन दोनों को कहते हैं संकुचनशील, इन दोनों को कहा जाता है संकुचनशील प्रोटीन। तो ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि कौन सी संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। तो आप बताओगे एक्टिन और मायोसिन, इन दोनों को ही हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है। इन दोनों को हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आपको आता है एग्जाम में कि मांसपेशियों में कौन कौन सी संकुचनशील प्रोटीन उपस्थित होती हैं, या इनमें से कौन सी प्रोटीन संकुचनशील प्रोटीन के नाम से जानी जाती हैं। तो एक्टिन और मायोसिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। मैम इसका मतलब क्या है कॉन्ट्रेक्टाइल का? तो भाई इसका मतलब है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। जैसे तुम अपने दिल का ही एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा दिल ऐसे सिकुड़ता है, फैलता है। दिल में तो मांसपेशियों का ही बना है, दिल में हड्डी तो है ही नहीं, दिल मांसपेशियों का बना है, मसल्स का बना है। तो हमारी जो मसल्स है ना वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं हमारी मसल्स। तो इसीलिए मसल्स क्यों फैलती हैं और सिकुड़ती हैं? इन दोनों के कारण, एक्टिन और मायोसिन के कारण। समझ में आई बात? बताओ, बात समझ में आ गई ना बेटा? चलो आओ आगे बात करते हैं। बेटा क्लास तो सही चल रही है, बफरिंग नहीं हो रही है। अच्छा मैडम जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आशीष क्या पूछ रहे हो आप? मैम शरीर के किस अंग में त्रिज्या अस्थि पाई जाती है? बेटा रेडियस, जो आप लोग बोन की बात कर रहे हो, ये हमारे शरीर के अंदर, वैसे तो मैं एक बार चेक करके बताऊंगी रेडियस बोन के बारे में, बट ये आपके लिम्स में प्रेजेंट होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरिटी अभी नहीं दे सकती, कल की क्लास में शायद मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं अब। तो ये दोनों चीजें आपको याद हो गई। अब आपसे एक प्रश्न और आता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हम लोगों की मसल्स होती हैं, उनका रंग कैसा होता है? तो जब हम बात करते हैं हमारे मांसपेशियों के कलर की, जब हम बात करते हैं हमारे मांसपेशियों के रंगों की, तो हमारी मांसपेशियां लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं भाई? लाल रंग की होती हैं हमारी मांसपेशियां, लाल रंग की होती हैं, रेड कलर। हमारी मसल्स का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, लाल कलर। क्यों होता है हमारी मसल्स का रेड कलर? तो भाई हमारी जो मांसपेशियां है ना, अगर हम हमारी मांसपेशियों की बात करते हैं तो हमारी जो पेशी है, पेशी में वर्णक पाया जाता है प्यारे बच्चे। एक हमारी पेशी में क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं भाई? पिगमेंट होते हैं जो किसी चीज को कलर देते हैं। अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो। तो मसल्स पिगमेंट कौन सा होता है ये आपको पूछ ले, मसल्स पिगमेंट। तो हमारी मांसपेशियों का कैसा रंग होता है? मैंने अभी भी बताया, हमारी मांसपेशियों का लाल रंग होता है। तो लाल रंग क्यों है? इसलिए लाल रंग है हमारी मांसपेशियों का क्योंकि हमारी मांसपेशी में एक वर्णक पाया जाता है। मैम वर्णक क्या होते हैं? भाई जैसे आप होली खेलते हो, होली खेलने के लिए तुम्हें रंगों की जरूरत है। बिना रंगों के तुम होली खेल सकते हो क्या? नहीं भैया। अब रंगों में तुम अलग अलग रंग लाते हो, जैसे गुलाल ले आए मान लीजिए। अब किसी ने मेरे चेहरे पर पीला गुलाब लगा दिया तो मेरा चेहरा पीला हो जाएगा, है ना भाई। तो गुलाल क्या है? गुलाल वर्णक का काम कर रहा है। वो जो आपने पीला गुलाल मेरे चेहरे पर लगाया वो वर्णक का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि उस पीले गुलाब ने मेरे चेहरे को कर दिया पीला। वैसे ही हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। हर वर्णक अलग अलग रंग देता है। अब जैसे आपकी मांसपेशियां मान लो कैसे रंग की है? लाल रंग की। क्यों है? क्योंकि एक वर्णक के कारण। कौन सा वर्णक है? उस वर्णक का नाम बता दो, आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो भाई आप बताना, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। आपने हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक और नया वर्णक है जिसके बारे में आपने आज पढ़ा है, मायोग्लोबिन। अब देखो मैम कैसे इसको याद रखेंगे? तो प्यारे बच्चे मैंने बताया ना, मायो कहीं भी आ जाए, मायो शब्द कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होगा मांसपेशी।
तो भैया मांसपेशी में जो आपको पिगमेंट देखने को मिलता है वो होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन के कारण ही हमारी मांसपेशियां लाल रंग की होती हैं। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हमारी मांसपेशियां लाल रंग की होती हैं। भाई जैसे अभी मैं तुम्हारी त्वचा की बात करूं, अगर मैं नोट कर कर एक चीज यहां पर लिखवाऊं, जैसे हम हमारी स्किन की बात कर लेते हैं भाई, त्वचा की, आपकी त्वचा भी तो अलग अलग रंगों की होती है। कुछ बच्चे बड़े गोरे हैं, कुछ सांवले हैं, कुछ बहुत काले हैं। तो हमारी त्वचा का भी जो रंग होता है ना, वो एक वर्णक के कारण ही होता है। हमारी त्वचा में भी एक पिगमेंट है प्यारे बच्चे, हमारी त्वचा में भी एक वर्णक है, उस वर्णक का नाम है मेलेनिन। उस वर्णक का नाम क्या है भाई? मेलेनिन। तो ये भी एक वर्णक है जो हमारी त्वचा को रंग देने का काम करता है। तो मेलेनिन हमारी त्वचा को रंग देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आप बता दोगे मेलेनिन। वैसे हमारी मांसपेशियों में कौन सा वर्णक होता है, आप बता दोगे मायोग्लोबिन। हमारे खून में कौन सा वर्णक होता है, खून का रंग भी तो लाल होता है, तो खून में कौन सा वर्णक होता है, हेमोग्लोबिन। ऐसे बताते चलोगे चीजों को, ठीक है। आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे मांसपेशियों के बारे में। एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपकी मांसपेशियों में जो एक्टिन और मायोसिन है, इनमें से कौन ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल है, इन दोनों में से कौन ज्यादा संकुचन पैदा करती है। तो आपको कभी भी पूछे कि ये जो मायोसिन है, ये प्यारे बच्चे अधिक संकुचन है, अधिक संकुचित प्रोटीन है, ये अधिक संकुचित प्रोटीन है। ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी प्रोटीन अधिक संकुचित प्रोटीन है, तो आप बताओगे मायोसिन। ये डेंस कॉन्ट्रेक्टाइल, इसको बोलते हैं डेंस कॉन्ट्रेक्टाइल, डेंस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इसको हम लोग कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी प्यारे बच्चे को? वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। ब्लड 7.3 है, ब्लड बनना बंद हो गया है प्यारे बच्चे। आप लोग आयरन वाली चीजें ले, पालक हुआ, अनार हुआ, ये सारे सोर्सेज आप ले। विटामिन सी जरूर ले, क्योंकि आयरन आपके शरीर में एब्जॉर्ब तभी होगा जब विटामिन सी आप खाएंगे। अगर आप अनार का जूस पी रहे हैं तो उसके साथ मौसमी का जूस भी आप पिए, ठीक है। तो विटामिन सी और आयरन का सेवन करें, हेमोग्लोबिन आपका बहुत जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। चुकंदर वगैरह खाएं, चलो ठीक। अच्छा, एक बच्चे आए हैं, नीरज बोल रहे हैं मैम 2 दिन हो गए आप कहाँ थे। बेटा संडे में तो हम घर ही रहते हैं ना, और सैटरडे एप्लीकेशन की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है आप लोगों का, ठीक है। चलो, अतुल भी कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास इनका क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। आओ अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, चलो। तो ये आप लोगों को चीजें हो गई आसान, समझ में आ गई हैं। ऐसे प्रश्न आपको तब भी आएंगे, तभी आप उनका आंसर जरूर करके आओगे। अब आगे बात करते हैं भाई, अब बात करेंगे कि मैम जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, इनके बारे में और चीजें बताएं। एक प्रश्न अभी अभी हमें देखने को मिला था, अभी आपके जो आर्मी के एग्जाम हुए थे वहां पर एक प्रश्न आया था कि जो मांसपेशियां होती हैं, इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है। हमारी मांसपेशियों की संरचना और कार्य करने वाली यूनिट कौन सी होती है। तो आप लोग लिख सकते हो कि पेशी की संरचनात्मक, पेशी की संरचनात्मक, पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, तो ये आपको प्रश्न आएगा भाई। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताकर आना कि मांसपेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है सार्कोमियर। क्या होती है प्यारे बच्चे? सार्कोमियर, सार्कोमियर। ये प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, आप बताओगे सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर। समझ में आ गई बात? चलो, तो भाई बहुत अच्छे से चीजें आप लोग कर रहे हो, आप लोग लिख रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम से इतने पॉइंट्स हैं जो पढ़कर जाने हैं, ठीक। आ जाओ, एग्जाम के बारे में भी कोई डेट नहीं है बेटा। चलो आओ, अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब आप लोगों को टाइप्स ऑफ मसल्स में बता देना चाहती हूँ, मांसपेशी के प्रकार,
ठीक है, मांसपेशियों के प्रकार। मांसपेशियों के प्रकार कितने टाइप्स की होती है वही मसल्स हमारे शरीर में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स, अगर हम हमारे शरीर के अंदर बात करते हैं मसल्स की, तो प्यारे बच्चे मसल्स होती हैं भाई 3 तरीके की। हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां हैं, इनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। ठीक, चलो, वाटर की कमी से मूत्र कितना होता है मैम? बॉडी में वाटर की मात्रा कितनी होती है बेटा? लगभग हमारी जो बॉडी है 70 से 75% हमारी बॉडी पानी से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं मसल्स के टाइप्स की। तो मसल्स 3 तरीके की होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्केलेटन मसल। ठीक है, एक होती है प्यारे बच्चे स्केलेटल मसल्स, यानी कि कंकाल पेशी, इनको कहा जाता है कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल। ठीक है, कंकाल पेशी। और दूसरी होती है बेटा आप लोगों की स्मूथ मसल। दूसरी है स्मूथ मसल, यानी कि स्मूथ का मतलब तो आप सब जानते ही हो, है ना? इनको आप लोग बोल सकते हो कोमल पेशी, इनको आप लोग बोल सकते हैं कोमल पेशी। और भैया तीसरी होती है कार्डिक मसल, हृदय पेशी। ठीक है, जिसके बारे में आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगी। कार्डिक मसल्स यानी कि हृदय पेशी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? जल्दी से बताकर चलो। ऑल ओके भाई प्यारे बच्चे? तुम्हारी तो अपनी दिक्कतें चल रही हैं सब बच्चों के, किसी के अंदर खून खत्म हो गया है भैया, कोई मोटा नहीं हो रहा है, पतला है। और अभी अभी एक डाउट हो रहा था शायद, पानी कितना होता है? ये है हेयर। अब एक बच्चे का है मैम हेयर ग्रोथ, हेयर का सॉल्यूशन बता दो भैया। क्लास है, पढ़ लो, पेपर में यहाँ से प्रश्न आएंगे। तुम्हारी ये जो निजी समस्या है ना, डॉक्टर को दिखाओ जाकर। तुम सारे के सारे पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल, एसएससी जीडी के लिए बायोलॉजी बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे। जिन भी बच्चों की क्लास ठीक से नहीं चल रही है ना, एक बार एप्लीकेशन से बाहर आ जाओ और वापस से ज्वाइन करो, फिर क्लास आपकी सही चलेगी। ठीक, समझ में आ रहा है? बातें किस भाग में होती है बेटा, समझ नहीं आया। गुड्डू आप क्या पूछ रहे हो? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जो स्केलेटल मसल होती है ना, इनका एक और नाम है बेटा, इनके कई नाम है, अलग अलग नाम से भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो स्केलेटल मसल का एक और क्या नाम होता है? तो इनको हम लोग वॉलेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग वॉलेंट्री मसल के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। अब कई बच्चे को तो अब आएगी याददाश्त वापस। ऐच्छिक पेशी हमने पढ़ी थी मैम ये 10th क्लास में, बिल्कुल। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां आप लोगों ने पढ़ी थी, याद आ रही है ना कहानी? वही तो है बस ये, और क्या नई चीज है? वही ये सब पढ़ा, आप पढ़ चुके हो। तो भाई स्केलेटल मसल का एक और नाम है, इनको आप वॉलेंट्री मसल भी कहते हो। ठीक है मैडम जी, क्या एक और नाम है? हाँ एक और नाम भी है। तो भाई तीसरा नाम भी लिख लो इनका। तीसरा नाम भी क्या? तो देखो भाई, पहला तो ये हो गया स्केलेटल, ठीक है, फिर हो गया वॉलेंट्री, और अब तीसरा नाम। तो इनका एक और नाम है, इनको एक और नाम से जानते हैं, इनको हम स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्ट्रिएटेड मसल, आपने नाम सुना होगा रेखी पेशी, रेखी पेशी, रेखी और अरेखी पेशी आपने सुना होगा। हाँ, तो याददाश्त बहुत से बच्चों की अब वापस आ रही होगी। हम पढ़ते थे 10th क्लास में, एक चैप्टर आता था ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, या रेखी या अरेखी मांसपेशियां, वही है ये। ठीक है, तो भाई ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछे, सेम ही बात रहेगी, है ना? वैसे ही अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, इनके भी कई और नाम है मैम। क्या क्या? तो भाई जब इनको हम लोग, जब ये जो आपकी स्केलेटल मसल है, इनको हम वॉलेंट्री बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, तो इनको हम अनैच्छिक बोल देते हैं। इनका जो नाम है वो हो जाता है इनवॉलेंट्री। इनको हम इनवॉलेंट्री के नाम से भी जानते हैं भाई। इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक पेशियां हैं ये,
अनैच्छिक बोलते हैं इनको। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसीलिए इनको अनैच्छिक पेशी बोल दिया जाता है। और मैम और क्या नाम है इनका? तो भाई और भी लिख लो इनका नाम। और क्या नाम है, और क्या कहा जाता है इनको? तो भाई इनका एक और नाम है, जब हम इनको स्ट्रेटेड बोल देते हैं, रेखित बोल देते हैं, तो ये हो जाती है अनस्ट्रेटेड। तो इनको आप लोग यहाँ लिख रही हूँ, या नीचे से दिखाई दे जाएगा, लो यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर से लिख रही हूँ। तो इनको हम अनस्ट्रिएटेड के नाम से भी जानते हैं, अनस्ट्रिएटेड, ठीक है, इनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी अरेखी पेशी भी इनको कहते हैं, अरेखी पेशी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कंफ्यूजन जो बच्चों में क्रिएट होता है ना, इन दोनों को लेकर होता है, इन दोनों को। इनका तो एक ही नाम है भैया, ये तो हृदय पेशी ही है, इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। तो यहां से ये नाम अलग अलग, तीन तीन नाम जो मैंने लिखवाए हैं, इनको याद करना, इनको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, ठीक है। चलो अब लास्ट बात ये है कि मैम स्केलेटल या ये वोलेंट्री या स्ट्रिएटेड हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे हाथ पैरों में पाई जाती हैं, ये तुम्हारे हाथ और पैरों में पाई जाती है, हाथ और पैर, भाई जिसको आप लिम्स बोलते हो, हाथ पैर। तो तुम्हारे हाथ पैरों में जो मांसपेशियां है ना, उनमें पाई जाती हैं ये ऐच्छिक पेशी। भाई मेरा हाथ कर रहा है, मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लूं, लो भैया उठा लिए मैंने। मेरा हाथ कर रहा है, मैं अपनी फिंगर्स को फोल्ड करूं, लो भाई कर दी मैंने। ओपन करूं, कर दी मैंने। ऐसे करूं मैं सबको, ऐसे करूं मैं टाटा करूं, बाय बाय करूं, मैं कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार इन मांसपेशियों को मैं मोड़ तोड़ सकती हूँ, या मैं डांस कर सकती हूँ कैसे भी करके, ठीक है। तुमने देखा है कि तो भैया डांस में कैसे कैसे नए नए स्टेप लेकर आते हैं, अपने पैरों को हिलाकर, है ना, अपने ये ढूंगे वाले एरिया को हिलाकर, तो ये सब लिम्स एरिया में आपके आ जाते हैं। लेकिन अगर ये वाली मांसपेशियों की बात करें, तो भैया ये हमारी इच्छा के अनुसार काम ही नहीं करती, ये तो भैया अनैच्छिक है। अब मैम अनैच्छिक है ये, तो कैसे? दिल की पेशी को भी अभी बताऊंगी, दिल तो अलग ही चीज है, दिल के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, पहले इनको समझ लो। तो यहाँ पे समझ में आई इनको ऐच्छिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, है ना, जैसे अभी हाथ पैरों का एग्जाम्पल दिया मैंने। और दूसरा, इनको मैम रेखी पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में रखकर देखें, अगर मेरे हाथ में से एक छोटा सा मांस निकाल कर तुम उसको माइक्रोस्कोप में रख दोगे, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, फिर वो तुम्हें उसमें लाइनिंग सी दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे छोटी 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 छोटी, ऐसे ऐसे लाइनिंग दिखाई देंगी, लो भैया ये लाइनिंग दिखाई देंगी ऐसे ऐसे, तो ये हो जाती है रेखी पेशी, इसीलिए इनको कहा जाता है रेखी पेशी, इसीलिए ये रेखी पेशी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें रेखाएं होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, अगर हम लोग बात करेंगे कोमल मांसपेशियों की, तो इनका नाम है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक मतलब भैया हमारी नहीं सुनती है, ये हमारी इच्छा से काम ही नहीं करती हैं, ये अपनी अपनी चलाएंगी। जैसे मैं अपनी किडनी से कहूं कि रुक जा थोड़ी देर के लिए, मैं पेपर देने जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए पानी फिल्टर मत करना, यूरिन मत बनाना, तो क्या किडनी मान जाएगी? नहीं मानेगी भैया। अगर मैं अपने लीवर से कहूँ कि रुक जा थोड़ी देर के लिए, आज रेस्ट पे चला जा, कोई पाचन का काम मत कर, तो लीवर मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा भैया, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो तुम्हारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, उनमें पाई जाती हैं ये आपकी स्मूथ मसल्स जो होती हैं। तो इनका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो शरीर के आंतरिक अंग, शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं ये उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। शरीर के आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट रहती हैं ये, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन जो है हम लोगों के, उनमें प्रेजेंट रहती हैं ये अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। छींक क्या है भैया? छींक तो एक वॉलेंट्री, या ऐसे समझ लीजिए कि एक तरीके की बायोलॉजिकल रिएक्शन है। छींक आपको आ रही है तो सही, नहीं आ रही है तो सही। तो छींक जो है वो भी एक आपकी जैविक क्रिया से संबंधित ही एक पार्ट है, ठीक है। जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं शरीर के बाहर तो दिख रही हैं बेटा, कैसे दिख रही हैं शरीर के बाहर? आप बोल रहे हो शरीर के बाहर दिख रही हैं, बेटा यहाँ पर बात हो रही है अंगों की, शरीर के आंतरिक अंग जो है, जैसे कि आप लोगों का लीवर, आपकी किडनी हो गया, आपके फेफड़े हो गया, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं मैम दिल की। भैया जो दिल है, या मैम इनको अनैच्छिक या इनको अरेखी पेशी क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब आप इनको देखोगे तो इन पर कोई लाइंस आपको नजर नहीं आएंगी, एकदम स्मूथ आपको नजर आएंगी। इन पर कोई लाइंस नहीं है, इसीलिए इनको अरेखी कहा जाता है, इसीलिए इनको अनस्ट्रिएटेड कहते हैं। ऐसे दिखेंगी, कोई लाइन इन पर नहीं दिखेगी। जैसे आपको यहाँ पर लाइन नजर आ रही है, ऐसी कोई लाइन नहीं होती है अरेखी के ऊपर, इसीलिए इनको हम अरेखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है मैम हृदय की। ये जो दिल है मैम, ये भी तो हमारा आंतरिक अंग है। आपने कहा कि हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती है स्मूथ मसल, तो दिल कौन सा बाहर रखा हुआ है? दिल भी तो हमारा आंतरिक अंग है, तो मैम इसमें भी यही हो जानी चाहिए। फिर ये अलग क्यों कर दिया गया है दिल? तो दिल के साथ बड़े झमेले हैं भैया, तुम सबको पता है दिल के साथ तो बड़े झमेले हैं। दिल को समझना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्यों? आप समझो दिल की कहानी। अगर आपकी कार्डिक मसल की हम लोग बात करते हैं, अगर हमारी कार्डिक मसल्स की हम लोग बात करेंगे, अगर हमारी हृदय पेशी की हम लोग बात करेंगे, तो भाई जब आप दिल की कार्य विधि को देखोगे, जो तुम्हारा दिल है इसकी कार्य विधि को आप लोग देखोगे, दिल कैसे काम कर रहा है, दिल के फंक्शन को जब आप देखोगे, तो भाई एक बात बता दो, दिल तुम्हारे बश में है क्या? ये बताओ, तुम्हारा जो दिल है तुम्हारे बस में है क्या? ये बताना जरा। अभी बेटा एग्जाम की कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? इनकी फोटो दिखा दो, अभी दिखा दूंगी लास्ट में फोटो, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, दिल तुम्हारे बस में है क्या? अगर दिल हमारे बस में होता तो आज ये जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं होते। फिर तो हम अपने दिल को समझा कर रखते कि भैया हार्ट अटैक मत लियो कभी भी, तो दिल कहेगा ठीक है तू बेचिंता रह, मैं कभी हार्ट अटैक नहीं करने दूंगा। तो अगर दिल हमारे बस में होता तो हमारा दिल कभी हार्ट अटैक या हार्ट फेल होकर किसी की मृत्यु ही नहीं होती। दिल हमारे वश में नहीं है, दिल अपने तरीके से काम कर रहा है। तो दिल के अगर काम को देखें हम लोग, तो दिल का काम है अरेखी के समान, क्योंकि अरेखी मांसपेशियां हमारे उन अंगों में होती है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, क्योंकि अरेखी को ही तो हम अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। तो दिल का जो काम है वो अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है जो दिल का काम है भाई प्यारे बच्चे, है ना? लेकिन अगर हम दिल की संरचना की बात करते हैं, अगर हम दिल की संरचना की बात करेंगे, अगर हम दिल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम दिल की संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की, तो अगर तुम दिल के एक मांस को उठाकर माइक्रोस्कोप में देखोगे, भाई दिल है, दिल में से छोटा सा मांस का पीस निकाला, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो दिल तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर तुम दिल के मांस को थोड़ा सा, अगर अपने हृदय के छोटे से मांस के टुकड़े को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा तुम्हें। मतलब इसमें तुम्हें लाइनिंग नजर आएंगी, इसमें तुम्हें रेखाएं नजर आएंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो रेखाएं तो भैया रेखी मांसपेशियों में नजर आती हैं। तो दिल की जो संरचना है वो किसके समान है? रेखी के समान। तो दिल का काम जो है वो किसके समान है? दिल का काम तो प्यारे बच्चे अरेखी के समान है, और दिल का जो संरचना है वो रेखी के समान है। तो दिल को ना तो यहां रख सकते, दिल को ना तो यहां रख सकते, इसीलिए दिल की मांसपेशियों को हमने तीसरे नंबर पर रख दिया अलग बनाकर, जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल, जिसको बोलते हैं भाई कार्डिक मसल। ठीक है मैम, दिल में तो बोन नहीं होती है, फिर क्यों टूट जाता है? दिल कभी नहीं टूटता, ये तो सिर्फ कहावत है कि दिल टूट गया। टूटता तो हमारा हाइपोथैलेमस है, दिमाग के अंदर है हाइपोथैलेमस, वो टूटता है। और उसकी सारी कहानी हम जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। तो भाई अब आप लोगों को बात समझ में आई ना कि भैया हमारा जो दिल है उसको हमने यहाँ क्यों नहीं रखा, हमारे दिल को हमने यहाँ क्यों नहीं रखा स्मूथ मसल्स में? क्योंकि शरीर के आंतरिक अंगों में ही आता है दिल। तो दिल के साथ गड़बड़ ये है कि दिल के कार्य को देखें तो अरेखी के समान है, क्योंकि हमारी इच्छा से दिल काम नहीं करता, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। लेकिन दिल की संरचना को देखें तो संरचना रेखी के समान है। तो दिल को ना अरेखी में रख सकते हैं और ना ही रेखी में रख सकते हैं, इसीलिए दिल को हमने क्या करा, अलग तीसरे नंबर की मसल्स में इंक्लूड कर दिया, कार्डिक मसल में। तो आपको ना एग्जाम में प्रश्न आता है क्या कि दिल की क्रियाविधि के संबंध में या दिल हृदय के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है। तो वहां पे ना आपको ऊट पटांग करके दिया हुआ होता है कथन, कैसे कि दिल की संरचना रेखी के समान
और दिल का कार्य रेखी के समान, ऐसे, या दिल की संरचना रेखी के समान, कार्य रेखी के समान, या ऐसे उल्टे पुल्टे करके स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं। तो जहां भी स्टेटमेंट ये लिखे हुए हों, यानी कार्य विधि दिल की होगी अरेखी के समान और स्ट्रक्चर होगा रेखी के समान, उसी स्टेटमेंट को आप सही कर कर आओगे। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को आप सही कर कर आओगे। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मुझे बताओ, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, हाँ, दिल का तो नाम बदनाम कर रखा है, सारा काम हाइपोथैलेमस का है। पिछली बार बोर्ड पीडीएफ आई थी बेटा, मैंने दी थी पिछली बार की बोर्ड पीडीएफ, ये भी डलवा दूंगी। अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चीजें क्लियर हो गई? तो भाई ये था आप लोगों का मस्कुलर सिस्टम, ये था आप लोगों का एक छोटा सा सिस्टम। यहाँ से गिने चुने प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ आपके शरीर का एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो हम लोगों ने 2 सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड। हमने कंकाल तंत्र पढ़ लिया और हमने पेशी तंत्र पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ शुरुआत देने वाली हूँ। तो तीसरा जो टॉपिक हम लोगों का बायोलॉजी का है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम सारे के सारे सिस्टम कवर करके चलेंगे, क्योंकि 80% जूलॉजी हमारी इन सिस्टम ने ही घेरी हुई है। 80% एरिया कवर करके रखे हुए हैं सिस्टम। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आपको सिस्टम से ही पूछे जाए। चलो आओ, तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग पाचन तंत्र। बहुत मजेदार सा सिस्टम है आपके शरीर का। ऐसे ना पढ़े कि हमें पढ़ना है, ऐसे पढ़े कि हमारे शरीर में ये प्रक्रिया रोज होती है। भैया तुम कितनी कितनी बार खाना खाते हो सारे बच्चे? कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े से मोटे हैं, राइटिंग पे चल रहे हैं, वो दिन में बस सुबह और रात को खाना खाते हैं, या उन्होंने अपना बना रखा होगा कि बस सुबह खाना और दोपहर में, रात को नहीं, 2 बार खाते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम है मेरी तरह, जो भैया 4 या 3 बार खा लेते होंगे, सुबह भी खाया, दोपहर में भी, रात को भी, ऐसे करके। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही पतले हैं, भैया वो अपने आप को करना चाहते हैं मोटा, तो वो धड़ाधड़ 6-6, 7-7 बार दिन में खा रहे हैं, जो मिल रहा है ठूसे जा रहे हैं। तो भैया जो तुम खा रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो हमारे शरीर में कैसे पच रहा है? कौन कौन सी चीजें हमारे शरीर में किस किस चीज को बचाने का काम कर रही हैं? कैसे कैसे खाना आपके शरीर में कहाँ को जाता है, कहाँ को नहीं। जैसे तुम्हें मान लीजिए भैया आपको दिल्ली से आगरा पहुंचना है, तो कैसे रास्ते से पहुंचोगे? यमुना एक्सप्रेसवे से आपको जाना पड़ेगा। वैसे ही आपके शरीर के अंदर जो खाना है तुमने डाला तो मुंह में से, लेकिन वो फिर पहुंचा कहाँ को, शरीर में गया कहाँ? और जब तुम मल त्यागते हो, वो मल कहाँ से आया, वो कैसे मल बन गया खाना? तो ये सारा प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये सोच के ना पढ़े, ठीक है? 4 बार 2 टाइम, अच्छा तुम्हारे टाइम भी आने लगे हैं कि तुम कितनी कितनी बार खाना खाते हो। खाना खाते टाइम पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद? इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर से कुछ एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खाने को पचाने का काम करते हैं। और जब तुम पानी पी लेते हो ना, उन एंजाइम में मिल जाता है पानी। ऐसा समझो इसको। तुमने तेजाब के बारे में सुना है? तेजाब, एक तेजाब आता है, तो एक तेजाब रहता है बड़ा प्योर, जिसको आप टाइल्स वगैरह पे डालोगे एकदम से धुआं उठा देता है। और एक तेजाब ऐसा आता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है। तो वो पानी मिला हुआ तेजाब जो है वो उतने अच्छे तरीके से टाइल्स को साफ नहीं करता। तो आपको चाहिए प्योर एंजाइम, प्योर तेजाब वाले एंजाइम। आपके जो पेट में बन रहे हैं, आपको प्योर एंजाइम चाहिए। अगर आप पानी पी लोगे तो एंजाइम में पानी मिल जाएगा जाकर, एंजाइम कम सक्रिय हो जाएंगे और खाना आपका फिर कम अच्छे तरीके से नहीं पच पाएगा। तो ये दिक्कत होती है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे शरीर से निकलते हैं पाचक एंजाइम, जो खाने को पचाएंगे अच्छे से। और जितने स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम आपके शरीर से निकलेंगे, उतनी ही पाचन प्रक्रिया आपकी अच्छी रहेगी, उतने अच्छे तरीके से खाना पचेगा, शरीर में लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ये दिक्कत होती है बेटा, समझ में आ गई ना बात? है ना? ब्लॉक कोई भी नहीं है योगेश जी, सब बच्चे मेरी, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराती हूँ बेटा। अगर तुम ज्यादा ही हद पार कर देते हो तब मैं ब्लॉक कराती हूँ, अदरवाइज मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराती। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो थोड़ा बैक करके दिखा दीजिए बोर्ड को। ठीक है, लो भाई देख लो, आ जाओ। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जॉइंट्स पढ़े थे आज, हमने चल संधि पढ़ी थी, अचल संधि पढ़ी थी। चल संधि में मैंने आपको बताया ये गतिमान होती हैं, मूवमेंट करती हैं। शरीर के वो संधि जो गतिमान हो सकती हैं, किस
क्या कहा जाता है उनको? उनको मूवेबल जॉइंट कहते हैं, चल संधि। जो नहीं कर सकती वो अचल संधि है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। चल संधि जो होती है इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे कब्जा संधि, घुमावदार संधि, ठीक है, ये आपने चीजें पढ़ी थी। और इनके मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाए आपको कि कब्जा संधि कोहनी में होती है, घुटने में होती है। ग्लाइंडिंग जॉइंट कलाई में होता है, टखने में होता है। सैडल जॉइंट आपकी हील्स में होगा, एडी में, हाथ के अंगूठे में होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्ली का संधि। देखो बॉल, आपको मैं अगर गिडल का फोटो दिखाऊं ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाऊं, चलो दिखाती हूँ, तो आपको दिखेगा एक बॉल जैसी संरचना, तभी तो इसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखो जब आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक बॉल के जैसी संरचना है जो दिखाई देगी। ये इस तरीके से आप लोगों का जो कंधा है, आपका जो कंधा है ना बेटा, वो आपके हाथ में कुछ इस तरीके से फिट हो रखा है। कहाँ भाग गया फोटो? देखो इस फोटो को देखो, ये फोटो तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देखो ये बॉल के जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, गोल। तो वैसे ही आपका ये जो हाथ है ना, ये गोल बॉल की तरह फिक्स हो रखा है आपके कंधे के अंदर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है हमारी गिडल में। वैसे तुम्हारे पैर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। आगे बात करते हैं हम लोग कि भाई जो हमारा सैडल जॉइंट होता है, ये हमारी एडी में और हाथ के अंगूठे में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सैडल जॉइंट दिखाऊं तो किस तरीके से देखना होगा? सैडल जॉइंट की अगर बात करते हैं, सैडल जॉइंट जो होता है ये आपको आपके एडी में देखने को मिलता है और हाथ के अंगूठे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि आपके हाथ का जो अंगूठा है, जैसे कि इस फोटो में आपको दिखा भी रखा है, ये रहा, तो ये आपके हाथ का अंगूठा है बेसिकली। इसमें यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है वो सैडल जॉइंट है, क्योंकि अंगूठा ऐसे ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे ऐसे भी फोल्ड हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बातें? चलो तो ये आपको पता है। अच्छा अगर मैं आपको पिवोटल जॉइंट दिखा दूं, जो आपकी वर्टिब्री है, ये वाला जो मैंने बताया, ये लास्ट, ये कशेरू की पिवोटल जॉइंट अगर मैं आपको दिखाती हूँ, या पाइवोट जॉइंट अगर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको कैसे दिखेगी चीजें? पाइवोट जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या है? पहला जॉइंट जो आपकी वर्टिब्री में पाया जाता है, ठीक है। जो हम लोगों की जो सर है वो हमारे धड़ से जो जुड़ा हुआ है। ये वीडियो है, वीडियो तो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये भूत तो आपको दिख ही रहा है, देखो जैसा मैंने बताया कि गर्दन में हमारा पीछे की तरफ पहला जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एटलस। इसी जॉइंट पर आपकी जो गर्दन है ना बेटा, देखो ऐसे घूमती है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो यही जॉइंट है जो आपकी गर्दन को ऐसे से मूव करा रहा है। तो ये सब चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा पेशी के बारे में भी रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। ठीक भाई, समझ में आ गई बात? पुरुष और महिला में हड्डी, बेटा पुरुष और महिलाओं में हड्डियों की संख्या बेसिकली सेम ही रहती है, लेकिन कई बार कुछ बुक्स पढ़ोगे तो वहां पर महिलाओं के अंदर 2 हड्डियां एक्स्ट्रा आपको दी हुई होती हैं कि भाई पुरुषों में 206 है और महिलाओं में 208। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं बना, आपको 206 ही सही माना गया है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने मांसपेशियों के बारे में पढ़ा, तो मांसपेशियों के अध्ययन को माइलोजी बोलते हैं। 639 मसल्स हमारे शरीर में होती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हमारी मसल्स में प्रेजेंट रहती है, और हमारी मांसपेशियों का जो कलर है वो मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण लाल होता है। मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगर मैंने यहीं पे एक पॉइंट लिखवाया कि स्किन के बारे में पूछ ले, स्किन में कौन सा पिगमेंट होता है, तो बताओगे मेलेनिन होता है, ठीक है। फिर हमने मांसपेशियों के टाइप्स के बारे में बात करी। इनके नाम बेसिकली आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, तो इनको तीनों के नाम मैंने जो 3 नाम है तीनों आपको लिखवा दिए हैं। और हार्ट के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि हृदय की पेशियों में किस प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं, तो आप बताओगे हृदय में पाई जाती है हृदय पेशी, या कई बार हृदय पेशी ना लिखकर कार्डिक मसल ही हिंदी में लिखा जाता है। तो हृदय में उपस्थित मसल्स को हम कार्डिक मसल्स कहते हैं।
क्यों? क्योंकि हृदय जो होता है, इसकी जो क्रियाविधि होती है वो आरेखी के समान है, जबकि संरचना रेखी के समान होती है। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। कल की क्लास में हम लोग एक नया सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको लेकर चलेंगे, और क्लास आपकी अब कॉन्टिन्यूसली ही चलेंगी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो तो धन्यवाद सभी बच्चों का कोऑपरेट करने के लिए, शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम से। अगर आज मैं सिस्टम को शुरू करती तो फिर वही चीजें कल की क्लास में भी शुरू करनी पड़ती, इसीलिए मैंने आपको एक रैपिड रिवीजन करा दिया आज जो पढ़ा उसका। बाकी कल हम इस टॉपिक से क्लास को करने वाले हैं शुरू। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पिछले एग्जाम्स में अगर आप देखोगे एक प्रश्न आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जरूर देखने को मिलता है। ठीक, चलो बेटा विश्वास रखो कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आगे हम प्रैक्टिस सेट्स और दूसरे सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे, और जो आप मॉक टेस्ट देते हो इन पर, इनसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए।